हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता, इसकी सीरीज में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बात की थी चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस की, जहां हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 21 तक यानी कि धारा 6 से और धारा से लेकर धारा 21 तक परिभाषाओं को समझा था। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में ही। ये उसका पार्ट 2 रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता, चाहे किसी भी स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हो, कोई भी आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम के लिए इंडियन पिनल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 आईपीसी यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक ये दे रखा है और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 21 तक कवर कर लिया था। आज 22 से आगे हम बात करेंगे। देखिए आपके सामने कुछ दिख रहा है आपको, दिस इज द आपका ज्वेलरी है, एक ये सोफा लेकर जा रहे हैं, एक साइकिल खड़ा आपको उधर दिखाई दे रहा होगा। ये सब क्या है? ये आपकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कई जगह मिलती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन दी गई है, अभी देखते हैं सेक्शन 23 क्या बात करता है। देखिए सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की बात करता है। रॉन्गफुल गेन जो है ये कैसे होगा? कोई भी ऐसा गेन जो हमें अनलॉफुल मीन से मिलता है उसको रॉन्गफुल गेन बोलते हैं। यानी कि धोखे से कोई चीज़ अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या रहेगा? वो रॉन्गफुल गेन रहेगा। जिस चीज़ के लिए हम लीगली इंटाइटल्ड नहीं है लेकिन हम उसे ले लेते हैं, जिस चीज़ के लिए हम लीगली इंटाइटल्ड नहीं है अगर उसे हम अपने पास रखेंगे तो वो रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। सेम रॉन्गफुल लॉस आ जाता है। भाई रॉन्गफुल लॉस कोई खुद को तो करेगा नहीं। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है? ये एक ऐसा लॉस है जो अनलॉफुल मीन से किसका? प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट लीगली इंटाइटल्ड। यानी कि देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ आपने कुछ रॉन्गफुल गेन किया। अब आपने गेन किया और इसके लिए आप लीगली इंटाइटल नहीं थे, तो आपने किसी ने जो इसके लिए लीगली इंटाइटल था, जो व्यक्ति, जो कोई ऐसा पर्सन जो इस प्रॉपर्टी के लिए लीगली इंटाइटल था, भाई उससे तो आपने ले ली क्योंकि आपको गेन हो गया रॉन्गफुल। तो जो उस व्यक्ति को जो लीगली इंटाइटल था उसको क्या हो गया? रॉन्गफुल लॉस हो गया। Gaining wrongfully, a person is said to be gained wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। Same आपका losing wrongfully। A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property। देखिए जो losing wrongfully या wrongful loss है वो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से होता है जो किसी अनलॉफुल मीन से आपको कोई लॉस पहुंचाता है। वो रॉन्गफुली आपको आपकी प्रॉपर्टी से दूर रखता है और उसे डिप्रीव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से उसको वंचित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या है? ही इज लूजिंग रॉन्गफुली, गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी खो देना इन अनलॉफुल मीन्स ड्यू टू एनी एक्ट विच इज डन बाय अनदर पर्सन। ये आपका सेक्शन 23 है। अभी हम चलेंगे डिसऑनेस्टी की बात करते हैं। देखिए हमने बात की कि रॉन्गफुल गेन और लॉस की। देखिए भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है हमारी, ये डिसऑनेस्टी को डिफाइन करती है। कहाँ पे डिफाइन करती है? सेक्शन 24 में। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain। देखिए हमने वहां पे wrongful gain और लॉस की जो डेफिनेशन पढ़ी उसका रिलेशन सभी सेक्शनों में कैसे मिलेगा आपको? whoever कोई भी, विद द इंटेंशन। देखिए इंटेंशन हम पहले ही बात कर चुके, क्राइम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो एक रॉन्गफुल गेन लेता है यानी कि अपने पास कोई चीज ले लेता है टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू
अनदर पर्सन। भाई जब कोई एक व्यक्ति गेन करेगा तो दूसरे को लॉस भी होगा। तो इस चीज को क्या कहेंगे? डिसऑनेस्टी कहेंगे। यानी कि भाई जो चीज आपकी थी नहीं, आपने अनलॉफुल मीन से उसको अपने पास ले लिया, उस प्रॉपर्टी को, दूसरे व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचाया। तो वहां पे जो आपने किया है वो आपने डिसऑनेस्टी की है। यही आपका सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टी के बारे में। अभी आगे चलते हैं। देखिए भारतीय दंड संहिता और आगे क्या बताती है आपको? आईपीसी आपको बताता है फ्रॉड के बारे में। कोई डिसऑनेस्टी तो है, फ्रॉड भी होगा। तो फ्रॉड को कैसे डिफाइन किया गया सेक्शन 25 में? धारा 25 फ्रॉड को बताती है। यानी कि फ्रॉड क्या होता है? कपट। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise. धारा 25 क्या कहती है? कि कपट पूर्वक, भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है तो वह कपट पूर्वक कृत्य कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी थिंग जो फ्रॉडेंटली की जाती है और वो थिंग जो इंटेंशन वहां रहेगा वो डिफ्रॉड करने का रहेगा। अगर डिफ्रॉड का इंटेंशन नहीं है तो उसको हम फ्रॉडेंटली नहीं कहेंगे। तो कपट पूर्वक इस चीज को धारा 25 ने अपनी तरह अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की है। और इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के अगर इंटेंशन से करेगा, फ्रॉड करने के इंटेंशन से करेगा, तो उसे फ्रॉडेंटली कहा जाएगा, यानी कि कपट पूर्वक कृत्य। देखिए जब डिफ्रॉड की बात करते हैं तो डिफ्रॉड में दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपकी इंजरी होती है, एक आपका डिसाइट होता है। यानी किसी को आप धोखा भी देते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, कोई आघात पहुंचाते हैं। तो डिफ्रॉड के दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। एक केस है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1963 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 1572। देखिए अपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था कि देयर कैन बी नो फ्रॉड अनलेस देयर वाज एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड। हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है। इस केस ने आपकी डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर दिया होगा कि जब तक कि फ्रॉड का डिफ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं रहेगी तब तक आपका वहां पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। डॉक्टर एस दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये केस भी बात कर लेते हैं, 1966 का है, क्रिमिनल लॉ जनरल 459 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज। यानी कि इन दोनों केसेस में जो फ्रॉडेंटली की डेफिनेशन दी गई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया था। दोनों केस लॉज नोट कर लें। देखिए जो भी केस लॉ हम बताते हैं बीच बीच में आपको, इनको आप अपने नोट्स में, बेरेक्ट में, या जैसे भी आप नोट्स बनाते हैं नोट करते हुए चलें। बहुत बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कि केसेस आ जाते हैं और हम मैक्सिमम उन्हीं केस को चूज करते हैं जो केसेस पहले आए हैं या जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपकी हेल्प करते हैं। और जब भी आप मेंस के एग्जाम लिखते हैं तो उसमें आपको केस लॉज लिखने होते हैं। तो वहाँ पे अगर आ जाता है कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन केस लॉज को पक्का याद रखें। अभी आगे चलते हैं सेक्शन 26 पे। बात करता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का मतलब है कि पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। देखिए रीजन टू बिलीव यहाँ पे क्या कहता है आपको? रीजन टू बिलीव का मतलब है कि किसी चीज पे विश्वास कर लेना। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे उन हालातों में कि भाई ऐसा हो सकता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, ये रात को पहुंचता है एक व्यक्ति के पास जो है एक शॉपकीपर है, ज्वेलर है बी के पास। ये एक बड़ा ही महंगा नेकलेस इसके पास है और ये बहुत कम दाम पे इसको बेचना चाहता है। तो भाई एक महंगा नेकलेस वो भी ऑड टाइमिंग में लेकर आया है बी के पास और ये उसको बहुत सस्ते दामों में बेचना चाहता है। इट मीन्स इट शोज दैट इसने वहां से उसे चुराया होगा किसी से, कहीं से। तो यहाँ पे बी का ये रीजन टू बिलीव हो जाएगा कि हो सकता है कि वो नेकलेस चोरी का है। ए हैज कमिटेड थेफ्ट। तो आप, आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा रीजन टू बिलीव क्या होगा। अभी बात करेंगे सेक्शन 27, प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। देखिए कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके पोजेशन में है, किसी व्यक्ति की वाइफ के, क्लर्क के या सर्वेंट के, जो कि उस व्यक्ति के पास है,
तो उस व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए अभी आपके पास एक कार है और आपका कोई ड्राइवर है वो कार लेके गया हुआ है, आपका क्लर्क जो है आपकी की गाड़ी को कहीं लेके गया हुआ है, तो उस गाड़ी को यही समझा जाएगा कि वो आपके पोजेशन में है, ना कि आपके क्लर्क के पोजेशन में। तो जो प्रॉपर्टी होगी वाइफ क्लर्क और सर्वेंट के पोजीशन में, उसे आपकी ही प्रॉपर्टी समझा जाएगा। इसी कहती है कि आपकी पत्नी के पास, आपके क्लर्क के पास या आपके नौकर के पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी, ये उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी वाइफ क्लर्क और सर्वेंट किसी टाइम बीइंग टेम्परेरी उसको वो अपने पोजेशन में लिए हुए हैं। जैसे हमने कार का एग्जाम्पल दिया, तो वो प्रॉपर्टी आप ही के पोजेशन में मानी जाएगी। इसमें एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं ना कुछ क्लर्क और सर्वेंट, ठीक है, तो उनको भी क्लर्क और सर्वेंट इस डेफिनेशन में लिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पास तो टेम्परेरी था, नहीं, वो भी इस डेफिनेशन में अंडर कवर हो जाता है कि टेम्परेरी को भी, ऐसा नहीं है कि अभी परमानेंट ही होना चाहिए। तो टेम्परेरी है या किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे कुछ टाइम के लिए आपके पास है, लेकिन अगर वो क्लर्क और सर्वेंट है तो वो भी इस सेक्शन की डेफिनेशन में आएगा। अभी सेक्शन 28 बड़ी अच्छी बात करता है काउंटरफिट के बारे में। आपने नकली नोटों के बारे में सुना होगा। बहुत बार जब आपको कोई 500 रुपये का एक नोट देता है तो आप 10 बार उसे पलट के देखते हैं, तिरछा करके देखते हैं कहीं नकली तो नहीं दे दिया। तो क्या नकली नोट में और उसमें क्या होता है, देखिए वो एक दूसरे का रिसेम्बलेंस होते हैं। ऐसा रिसेम्बलेंस होता है कि आपको देखकर यकीन हो जाता है कि ये असली है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमियां होती हैं जिससे आप पकड़ लेते हैं कि ये नोट नकली है कि असली है। तो इसी तरह से उसको काउंटरफिट कहा जाता है। काउंटरफिट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक चीज का रिजेंबल करता है दूसरी चीज के साथ, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will there be practiced। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन समझिए आप। किसी भी एक चीज के बारे में हूबहू दूसरी वैसी चीज बना देना। तो एक्सप्लेनेशन वन यही कहती है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो काउंटर फिटिंग आपने की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। जो नकली 500 रुपये का नोट आता है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू होता है? एग्जैक्ट तो नहीं होता। इसीलिए जब आप देखते हैं कि भाई उसके अंदर आपको 500 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप वहाँ पे भारत लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बहुत सारी आपके पास आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिन्हें आप क्रॉस चेक करते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भई ये तो एग्ज़ैक्ट नहीं है तो काउंटरफिट नहीं होगा। अगर वो बिल्कुल ऐसा है कि जिसको देखकर ये धोखा लग सकता है कि हाँ, ये वही है। एक्सप्लेनेशन 2 भी यहाँ पे क्या कहती है कि व्हेन अ पर्सन कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड द रिजेम्बलेंस इज सच दैट, देखिए एक्सप्लेनेशन 2 ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया डेफिनेशन को कि जो रिजेम्बलेंस है वो इस तरह से है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति माइट बी डिसीव्ड, जिसको धोखा खा सकता है व्यक्ति। बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे लोग नकली नोट ले लेते हैं, नहीं पता लगता उन लोगों को। इट शैल बी presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it likely that deception would there be practiced। तो आपको जो व्यक्ति ऐसे काम करता है उसको क्या कहा जाता है? काउंटरफिट कहा जाता है। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉज सच थिंग। तो ये सेक्शन 28 आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको हम आगे भी बात करते रहेंगे इसके बारे में। अभी सेक्शन 29 की बात कर लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट क्या दर्शाता है? आपने एविडेंस एक्ट में भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 जो उसका है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, वहां भी आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और यहाँ पे सेक्शन 29 में दी गई है। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसे मैटर को जहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है प्रिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks or by more than one of those means intended to be used which may be used as evidence of that matter। किसी भी चीज को किसी पत्थर पर, किसी कागज पर, कहीं पर भी, किसी दीवार पर, किसी भी ऐसे मेटल प्लेट पर, कैसे? या तो लेटर्स के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, मार्क्स के द्वारा,
या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें उसको एक्सप्रेस किया गया है और वो इस बात का सबूत देती है, एविडेंस देती है उस चीज़ के होने का, वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या कहती है कि इट इज इमेटेरियल दैट व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ा कीजिए ध्यान से। ये कह रहा है कि इट इज इमेटेरियल, ये बात कोई मायने नहीं रखती है कि कौन से तरीके से और अपॉन व्हाट सब्सटेंस, और किस सब्सटेंस के ऊपर वो लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स बने हुए हैं। वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, चाहे उस साक्ष्य को न्यायालय में लिया जाए या ना लिया जाए, ये बात इमेटेरियल रहेगी, चाहे किसी भी तरीके से लिखा हो, पेन से लिखा हो, चौक से लिखा हो, किसी और वस्तु से लिखा हो, बस वहां पे लेटर्स और फिगर्स होने चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज पर भी हो। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं, जो चेक है आपका अपॉन अ बैंकर, वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, डॉक्यूमेंट है। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आती हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आप जिसको पढ़िए, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पे दूसरी एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं कि वट एवर इज एक्सप्रेस बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर एक्सप्लेन बाई mercantile or other uses shall be deemed to express by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। ये कहना चाहता है कि हो सकता है कि वो जो एक्सप्रेस करना चाहते थे वो सही से एक्सप्रेस ना हो, एक्चुअली वो एक चीज एक्सप्रेस ना हुई हो, फिर भी उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एक इलस्ट्रेशन दिया गया है आईपीसी में कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर, एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर अपना नाम लिख देता है पीछे वो। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन इन मर्चेंटाइल यूसेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। अब इसका मतलब क्या है कि भी जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होगा उसको पेमेंट कर दी जाए। तो जो इंडोर्समेंट है वो एक डॉक्यूमेंट होगी, and it must be constituted in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature। वहां पे नहीं लिखा गया है कि भाई ये होल्डर को पे कर दिया जाए, ऐसा ना भी लिखा हो तो भी वो एक डॉक्यूमेंट रहेगा। यानी कि चाहे उसको उसने अच्छे से एक्सप्रेस ना किया हो, वो वहां पे एक्सप्रेसली एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइडली एक्सप्रेस तो है। तो वहां पे भले ही एक्सप्रेशन सही ना हो तो भी उसको एक डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट जो है दोनों से बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए मॉडर्न जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी की हम बात करने लगे हैं, लैपटॉप, ईमेल्स, व्हाट्सएप, चैट, ट्विटर, आजकल सब कुछ इसी में चल रहा है, सीडीज, फ्लॉपीज, हार्ड डिस्क। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी जगह मिलनी चाहिए ना डॉक्यूमेंट में। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया था डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। द वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall have the meaning assigned to them in clause T of the subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट जो बना था आपका 2000 में, उसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज टी में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, इसको भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें, ये जो सेक्शंस दिए गए हैं ये सेक्शंस आपको आईटी एक्ट के बताए गए हैं। अभी बात करते हैं सेक्शन 30 की। देखिए वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, डिनोट अ डॉक्यूमेंट, ये किसी कैसे डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को डिनोट करता है जो कहीं पर भी आपके जो राइट्स हैं उनको ट्रांसफर करता है, एनी लीगल राइट। आपको एक चीज यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो सारी डॉक्यूमेंट है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं हो सकते हैं। ऑल द वैल्यूएबल सिक्योरिटीज आर द डॉक्यूमेंट्स बट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये चीज हमें ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको इलस्ट्रेशन दे रखा है बड़ा सिंपल सा, इसी से आप समझ जाएंगे कि ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज इफेक्ट ऑफ दिस इंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल ऑफ टू एनी पर्सन हु मे बिकम अनलॉफुल होल्डर ऑफ इट। द इंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वो जो इंडोर्समेंट होगी वहां पे वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। आपकी अकाउंट बुक्स, आपका पासपोर्ट, लॉटरी टिकट, टैक्स असेसमेंट ऑर्डर्स, ये सभी क्या है आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आते हैं।
मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप पढ़ रहे हो जो कहाँ कहाँ काम आएगी। देखिए जब आईपीसी में आप सेक्शन 327 पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 327 पढ़ेंगे, ये आपका हर्ट से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 329 पढ़ेंगे, ये ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड बात करता है। आपका सेक्शन 347 से 348 पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं कि जो सेक्शन 347 एंड 348 ये यहाँ पर, और आपके सेक्शन 420 एंड 467, सेक्शन आपका 420 एंड 467 और सेक्शन 477, यहाँ पे आप सब जगह बात करने वाले हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इनको आप नोट कर लें, ठीक है, पॉज करें। सेक्शन 327 329 ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करते हैं, इनकी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने एक विल है, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। तो भी विल क्या है? विल डिनोट ए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जो आप अपने अधिकारों को, अपनी चीज़ों को आप किसी के पास ट्रांसफर कर देते हैं, उसे आपकी विल कहा जाता है, आपकी इच्छा कहा जाता है, सभी लोग विल बनाते हैं। अभी सेक्शन 32 देखिए क्या कहता है कि वर्ड रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड द इलीगल ओमिशन। ये कह रहा है कि इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स which refer to act done extend also to illegal omission। जो एक्ट्स है वहां पे इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड है, ये आपको सेक्शन 32 बताता है। सेक्शन 33 बताता है कि एक्ट और ओमिशन कि एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। मान लीजिए किसी ने किसी को एक डंडा मारा, दो डंडे मारे, तीन डंडे मारे, चार डंडे मारे, पांच डंडे मारे, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? इसको हर्ट ही कहा जाएगा, ये बीटिंग में आएगा, ये एक सिंगल एक्ट माना जाएगा इसको। तो जो सीरीज ऑफ एक्ट या ऐसे सीरीज ऑफ ओमिशन जो है, किसी ने उसको आज खाने नहीं दिया, परसों खाना नहीं दिया, 4 दिन फिर खाना नहीं दिया, उसको खाने से रोका गया, ये ओमिशन हो गया। तो ये जो सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज और ओमिशन है, ये सिंगल एक्ट और सिंगल ओमिशन ही मानी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि उसको आपको हर एक एक्ट को अलग अलग डिफाइन किया जाएगा, नहीं। तो सीरीज ऑफ एक्ट होती है या सीरीज ऑफ ओमिशन होती है, उसको सिंगल एक्ट और सिंगल ओमिशन ही समझा जाता है। सेक्शन 34 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो इसके ऊपर एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और सेक्शन 148 में और 149 में हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की। इन दोनों चीजों को भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए कॉमन इंटेंशन क्या होती है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है इस एक्ट का, इसका एक्ट डन बाय पर्सन सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। सबसे पहला तो यहाँ पे है कि आपके दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि मिनिमम दो तो होने ही चाहिए या उससे ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्या है। दूसरा यहाँ पे है कि जो उनका इंटेंशन है वो कॉमन होना चाहिए, इंटेंशन जो उनका कॉमन होना चाहिए। तो वह ना क्रिमिनल एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट जब किया जाता है किसके द्वारा? बाई सेवरल पर्सन, सेवरल पर्सन में दो या दो से अधिक व्यक्ति, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट। तो उसमें हर व्यक्ति उस एक्ट के लिए लाइबल होगा, मानो वो उसने अकेले ने किया है। मान लीजिए कि ए और बी मिलके, ए बी और सी तीन लोग, चलो हम तीन का एग्जांपल लेते हैं कि तीन लोगों ने मिलके कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस किया। तो इसमें जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज होंगी वो ए की, बी की और सी की उतनी होंगी अगर इनमें से कोई अकेला उस एक्ट को करता, उस ऑफेंस को अगर अकेला करता सी, तब भी उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी उतनी होती है जितना उसने सबके साथ मिलकर किया। यहाँ पे उनकी इंटेंशन लेकिन कॉमन होनी चाहिए, द एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज तक के लिए वीडियो में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 52A वो तीसरे पार्ट में बात करेंगे। टोटल 3 पार्ट में हमने जनरल एक्सप्लेनेशन को डिवाइड किया है। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सजेशन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।